नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी 95 भारत। मैं सुभाष गुप्ता आज आपको बताऊंगा संख्याओं के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये क्या होती है? तो जिन संख्याओं को आप गिन सकते हैं वो आपके प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिनका उपयोग आप गणना के लिए करते हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्रदर्शित करने की बात करें तो इसको लिखने की बात करें तो कैसे जानेंगे हम ये कि आपका नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है? तो कहीं पर आपका कैपिटल एन लिखा होगा, इसका मतलब ये आपका बता रहा है कि प्राकृतिक संख्या ये है। और इसकी जो वैल्यू होगी आपकी ये होगी 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकती है। 1 2 3 से स्टार्ट होगी और आगे आपकी अनंत तक होगी। और ये जो आपका लिखा गया है एक सेट के रूप में लिखते हैं, तो आपका सेट बनाएंगे 1 2 3, ये आपको लिखा होगा, डॉट डॉट आगे कर देंगे। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर जो होगा आपका ये पूर्ण संख्या होगी। अब इसके पहले जो अभी तक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है कि आप प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं। यही आपकी प्राकृतिक संख्या थी इसके पहले जो पढ़े थे। अब क्या करें, इसी में बस क्या करें, जीरो ऐड कर दें। एक के पहले आप जीरो लगा दीजिए, आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। परिभाषा की इसकी बात करें तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, या फिर जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और प्रदर्शित करने की बात करें तो इसको आप डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। W इक्वल टू आप W बराबर लिख सकते हैं एक सेट में 0 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन। चलिए बात करते हैं पूर्णांक की, इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक सबसे पहले देखते हैं आप अभी तक क्या पढ़े थे। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़े हैं। पूर्ण संख्या का आप एग्जाम्पल एक लिखते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, जो कुछ भी था इसके आगे। अब क्या करें, इसमें घटते हुए क्रम में आगे की तरफ चले आएँ, -1 -2 -3 और फिर इसके बाद -4। इसके बाद इस ब्रैकेट को आप बंद कर देते हैं। तो हमने किया क्या, इसमें जो आपकी प्राकृतिक संख्या थी इसमें सिर्फ आपने माइनस लगा दिया, और इसके बाद आपका शून्य है, और उसके बाद फिर आपकी प्राकृतिक संख्या है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो आपका ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं एवं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, इंटीजर कहलाता है। तो दूसरी परिभाषा की बात करते हैं तो आपका जो है सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान पूर्णांक कहलाते हैं। और प्रदर्शित करने की बात करें तो ये आपका आई से प्रदर्शित किया जाएगा। कहीं भी अगर आई लिखा होगा आपका तो वहाँ पे मान सकते हैं हम कि आपका इंटीजर लिखा गया है या फिर पूर्णांक लिखा गया है। आई कहीं लिखा होगा तो आपको समझना है कि ये पूर्णांक ही लिखा गया है। आगे बात करते हैं प्रदर्शित करने की। तो प्रदर्शित आपका एक कोई ब्रैकेट लेंगे, मझला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, आई इक्वल टू एक सेट के रूप में उसको लिख देंगे, एक समुच्चय के रूप में उसको लिख देंगे। इसके आगे भी नंबर हो सकते हैं, इसके पीछे भी नंबर हो सकते हैं। तो आपकी परमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। तो परमेय संख्या जो है आपकी, इनको आपको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। या परिभाषा की बात करें तो जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जो इसमें लिखा गया वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है या व्यक्त किया जा सकता है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। कंडीशन आपकी दिया गया है कि जो P और Q होगा आपका एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक कहने का मतलब आपका या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, कुछ भी हो सकता है आपका, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये आपके पूर्णांक होंगे। और अगली जो कंडीशन आपकी Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो Q होगा आपका 0 नहीं हो सकता है। P बटा Q तो लिखा जाएगा, अगर हम P के बाद Q को 0 कर देते हैं तो ये आपका अनंत हो जाएगा। इसको आप अनंत पढ़ते हैं, जो कि आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए आपकी Q जो कंडीशन है, क्योंकि ये आपका 0 ना हो तभी आपकी परमेय संख्या होगी। अब उदाहरण की बात करें तो जो आपकी परमेय संख्या है ये आपकी कुछ भी लिखी जा सकती है, 2 बटा 3, 3 बटा 5, 7 बटा 9, कुछ भी लिखा जा सकता है। आपकी
एक संख्या ऊपर हो, एक संख्या नीचे हो, और इसके बाद जो कंडीशन हो क्योंकि वो क्यों आपका 0 ना हो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसी में अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो जो आपकी अपरिमेय संख्या होगी ये आपकी p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाएगी, इनको p अपान q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ये आपके रेशनल नंबर थे और ये आपके इरेशनल नंबर रहेंगे, इनको p बटा q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल आपके 2/3, 3/5 या 7/9 आदि थे। और अपरिमेय की बात करें तो ये आपके √2 हो जाएंगे, √3, √5 ये हो जाएंगे। √2, √3 और √5 को आप p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर इनको आप व्यक्त करेंगे तो ये आपका डेसिमल या फिर दशमलव में आएंगे, इनकी जो वैल्यू होगी आपकी पॉइंट में आएगी। और इसके बाद √3 भी आपका वैसे ही आएगा। तो इनको आप p अपान q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। चलिए आगे बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जो वास्तविक संख्या आपकी होती है, आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों को मिला देते हैं तो आपकी वास्तविक संख्या बन जाती है। या फिर इसमें देखते हैं कि जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक, या बड़ी हो या छोटी हो, पूर्ण संख्या या दशमलव संख्या, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। चाहे आपका धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, या फिर बड़ी संख्या हो या फिर छोटी संख्या हो, ये सब क्या होंगे? आपके वास्तविक संख्या होंगी। चलिए उदाहरण की बात करते हैं। तो जो उदाहरण आपका 1, 13.79 और उसके बाद -0.01 या फिर 2/3। और उदाहरण इसके लेते हैं, 5 लिख देते हैं, 6.75 लिख देते हैं, -9.85 लिख देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सभी आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला देते हैं, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे बड़ी संख्या हो, चाहे छोटी संख्या हो, या दशमलव में लिखा गया हो, कैसे भी लिखा गया हो, आपका रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या आपकी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपकी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है इसको देखते हैं। आपकी अभाज्य संख्या एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है, एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है। यह केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती है। कोई भी संख्या आपकी होगी अभाज्य संख्या, किसी भी गिनती से आपके नहीं कटेगी, न ही विभाज्य होगी। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। आप 3 ले सकते हैं, 3 आपका 3 से ही डिवाइड होगा, 3 से कटेगा, और इसके बाद या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और गिनती से ये नहीं कटेगा। आगे बात करते हैं 5 की। तो 5 भी आपका अभाज्य संख्या है। 7 की बात करें तो 7 भी आपका 7 या 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई भी गिनती आपकी नहीं होगी जिससे 7 कट जाए। फिर 13 लिखा गया है, फिर 17 है। ये सारी गिनतियां जो हैं आपकी, ये स्वयं से कटेंगी, या तो इनका गुणनखंड 1 होगा, इनके अलावा ये दूसरे से विभाज्य नहीं होंगी। और बात कर लेते हैं नोट की। तो जो नोट आपका है इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें ये देखते हैं जो आपका 2 है, ये एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब सम भी है और अभाज्य भी है। कहा जाए कि सम ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आएगा कि 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है आपकी और अभाज्य भी है। चलिए आगे बात करते हैं भाज्य संख्या की। तो जो भाज्य संख्या आपकी है ये इसका जस्ट उल्टा होगा। जो आपका भाज्य संख्या थी वो विभाजित नहीं थी, उसका केवल और केवल एक गुणनखंड 1 था और स्वयं था। और इसके बाद बात करें तो जो अगली आपकी संख्या है ये भाज्य संख्या है, तो इसमें जो गुणनखंड होगा 1 को छोड़कर वह संख्याएं होंगी जो अभाज्य संख्या नहीं है, उसका उल्टा कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं जो न किसी नंबर से आपके कट जाए, उनका कोई ना कोई गुणनखंड हो, स्वयं के अलावा, 1 के अलावा, दोनों के अलावा कोई ना कोई आपके फैक्टर बने, गुणनखंड बने, तो ये आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप 4 इसका लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, कहने का मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका जो फैक्टर है 2 2 बनेगा, 1 बनेगा आपका। या फिर बात करें तो 4 × 1 बनेगा, कई सारे इसके फैक्टर बन रहे हैं। इसका मतलब ये आपका भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगली संख्या की बात करें तो अगली संख्या जो होगी आपकी, जो सेकंड आपकी है 6, ये भी वैसे है। इसका जो फैक्टर आपका बनेगा ये 2 × 3 बनेगा। और आगे जो आपका नंबर है 8 है,
2 4 जा 8 या 4 2 जा 8। फिर आगे जो भी नंबर आपके लिखे गए ये सारे नंबर आपके भाज्य संख्याएं हैं। और आगे बात करते हैं नोट की। तो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। तो इसमें देखते हैं क्या कैसे है। एक जो है आपका कह रहा है कि एक न तो एक अभाज्य संख्या है और न ही एक संयुक्त संख्या है। जो एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही आपकी संयुक्त संख्या है, ना ही संयुक्त संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक अगर अभाज्य संख्याएं लिखें हम, तो 1 से 100 तक आपकी 25 अभाज्य संख्याएं आएंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्या आपका टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक आपका सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं वे दो संख्याएं होती हैं जिनका मासा आपका एक होता है। जैसे कोई आपका एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 3, एक जोड़ा लिया जाए जिसमें आपका 2 और 3 लिखा गया है। तो आप इसका फैक्टर करेंगे 2 × 1 2 का, और 3 का जब आप फैक्टर करेंगे 3 × 1, जब इसका आप मासा निकालते हैं तो आपका कुल मिला के 1 आता है। कहने का मतलब जो आपकी संख्याएं हों, कोई दो संख्याएं वो सहअभाज्य संख्याओं में यदि उनका मासा आपका 1 आता हो, केवल और केवल गुणनखंड उसका या तो वो संख्या है या तो उसका गुणनखंड 1 है, ऐसी दो संख्याएं साथ में हैं तो उनका मासा जो होगा 1 होगा और वही संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। दूसरे जोड़े की बात करें तो इसमें 3 और 4 लिखा गया है। 3 और 4 में भी बात करें तो वही 3 × 1 3 और 4 × 1 4। इसके मासा की बात करें तो इसमें भी आपका मासा जो होगा 1 आएगा। जो संख्याएं आपकी मिलेंगी उसी को आपको लिखा जाएगा मासा में। तो ये आपका कुल मिला के 1 आएगा। ये भी क्या होगी आपकी सहअभाज्य संख्या होंगी। ऐसे ही 7 5 6 और फिर ऐसे ही 3 और 13 है। तो एक रिजल्ट की बात करें कि जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं उनका जोड़ा बनाते हैं जिसका कोई गुणनखंड ना हो, उनका मासा 1 आता हो तो आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। चलिए आगे बात करते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं बहुत ही आसान है। 2 की टेबल यदि आपको आती है, 2 का पहाड़ा आता है तो आप सम संख्याएं बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर दूसरी ट्रिक आपको बता रहे हैं, तो जो सम संख्याएं होंगी जो 2 से विभाजित होंगी वो आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 2 का जो आपका टेबल है, 2 का पहाड़ा है, इसमें जितनी संख्याएं आएंगी आपकी वो आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी जो भी होंगे। लेकिन बात करते हैं कि जो 20 तक हमें टेबल याद है, 20 तक पहाड़ा याद है, इसके आगे अगर मान लेते हैं जो भी संख्या आएंगी तो उसको कैसे निकालेंगे। तो सम संख्याओं के लिए हम बात कर लेते हैं कि जो संख्याएं होंगी इनकी लास्ट में अंतिम जो इनका अंक होगा, जो इनका अंतिम अंक होगा वो आपका ये दिया होगा। या तो अंतिम अंक आपका 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा या फिर 0 दिया होगा। इन पांचों अंक में ये जो अंक हैं लास्ट वाले अंतिम अंक, इसमें आपकी 5 संख्याएं यदि दी गई हैं 2 4 6 8, कहने का मतलब या तो 2 दिया है या तो 4 दिया है, तो 6 दिया है, तो 8 दिया है, या तो 0 दिया है, तो आपकी सम संख्याएं होंगी। जैसे बात करें कोई बड़ी गिनती 3 8 4 3840 ले लेते हैं। तो अब ये कैसे बात करेंगे, 2 से तो हम काट नहीं सकते इसको जल्दी से, बिना डिवाइड किए बिना भाग किए इसको बता नहीं सकते हैं कि सम संख्या है या विषम संख्या है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको चेक करना होगा कि अंतिम जो अंक आपका है 0 है, 2 है, 6 है, 4 है, 8 है, क्या है, इनमें से अगर ये संख्या आती है अंतिम अंक तो आपकी सम संख्या होगी। इसके और बड़े एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लेते हैं 6,55,654, इतनी बड़ी आपकी गिनती दी गई है। अब इसको चेक करना है ये सम संख्या या विषम संख्या है। तो अंतिम अंक आपका यहाँ से 4 आता है और 4 आपका सम होता है, इसलिए आपकी जो संख्या होगी दी गई संख्या ये आपकी सम संख्या होगी। चलिए आशा करते हैं ये आपका जो टॉपिक है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, फिर से हम उसको रिवाइज कर देंगे अगले वीडियो में। तो चलते हैं आगे की तरफ। क्या है हमारा टॉपिक, तो ये आपका है विषम संख्याएं। अब उसी का जस्ट अपोजिट, उसी का उल्टा
देख लेते हैं। वे संख्याएं जो आपकी 2 से विभाजित ना हो वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल लिखा गया है 3, 5, 9, 7, ये आपकी विषम संख्याएं होंगी, ये आपकी 2 से नहीं कटेंगी। या फिर बात कर लेते हैं इसमें भी शॉर्टकट, तो जो आपके अंक होंगे अंतिम अंक यदि आपकी गिनती में लिखा गया है, अंतिम अंक की बात कर रहे हैं 1, 3, स्टार्टिंग में 1 नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें 11 लिखा है तब यहाँ पे 1 माना जाएगा। 1, 3, 5, 7 और 9, इतनी 5 संख्याएं ये है। यदि अंतिम अंक ये लिखा है तो आप वहाँ से सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी विषम संख्या है, वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि आपकी विषम संख्या है। उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो कोई एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, पहले लिख लेते हैं 527। तो ये आपसे पूछता है कि सम संख्या या विषम संख्या है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले लास्ट का अंक जो है, अंतिम अंक जो है आपका, ये सम संख्या या फिर विषम संख्या है। तो जो अगर सम संख्या होगा तो लास्ट अंक आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। यदि विषम संख्या है तो 2 से ये विभाजित नहीं होगा। अंतिम जो अंक होगा उसी को आप चेक करेंगे, पूरी गिनती को आप चेक नहीं करेंगे। जो 7 होगा आपका इस 5 नंबर में से आ रहा है, या फिर वैसे भी चेक कर सकते हैं 2, 3 जा 6, 1 आपका बच जाएगा रिमाइंडर शेषफल। तो इसमें आपका 1 शेषफल बच जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। अब इससे थोड़ा और बड़ी गिनती की बात करते हैं, मान लेते हैं 56,54,657। अब इसकी बात करते हैं, तो जो 56,54,657 है, क्या ये सम संख्या है या फिर विषम संख्या है? कैसे जानेंगे? फिर वही ट्रिक कि जो 7 आपका है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आपकी विषम संख्या हो जाती है। दूसरा रूल आपका, इस 5 नंबर में से आपका 7 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। अब 2 संख्या देखते हैं एक साथ, बड़ी सी गिनती, तो इसको देख लेते हैं क्या है। एक लिख देते हैं हम 5,625, दूसरा आप लिखते हैं 7,436। अब इसमें बात करते हैं तो चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का जो तरीका हमने बताया वही है। सबसे पहले देखते हैं क्या कैसे है, लास्ट का अंक क्या है हमारा। तो लास्ट के अंक में सबसे पहले देखते हैं 5,625 में कि अंतिम अंक आपका क्या है। तो जो आपका अंतिम अंक है यहाँ पे 5 है, 5 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, या फिर 5 आपका जो डिजिट हमने बताया था, 5 गिनती जो आपकी बताई थी उसमें से ये मिल रहा है, तो ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। और अंतिम अंक 7,436 में बात करें तो ये आपका 6 आपका 2 से कट जाएगा या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी सम संख्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत कहने का मतलब आपकी जो संख्या होगी एक के बाद एक लगातार, या तो फिर घटते हुए क्रम में हो या फिर बढ़ते हुए क्रम में हो, लगातार हो। कहने का मतलब या फिर आगे आप जा रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो कह रहा है संख्याओं की वह श्रृंखला, संख्याओं की वह श्रृंखला जिसमें अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या से एक बड़ी होती है। अब बात करें कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है, ये क्या होती है, और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। चलिए देखते हैं अनुवर्ती संख्या क्या होती है। जो आपकी अनुवर्ती संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती क्या होती है, इसको आप पढ़े होंगे छोटी क्लास में। पूर्ववर्ती जो पहले आपकी आती है पहली संख्या, और ये अनुवर्ती बाद की संख्या होगी। इन दोनों के बीच जो गैप होगा, जो जगह होगी +1 की जगह होगी।
दोनों नंबर के बीच में जो फासला होगा 1 नंबर का होगा। कहने का मतलब जो पूर्ववर्ती आपकी संख्या होगी वो आपकी एक कम होगी पहले वाले से। कहने का मतलब अनुवर्ती में जैसे मान लेते हैं पहली संख्या हम 5 लिख देते हैं और जो सेकंड नंबर आपका होगा इसमें +1 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कौन सी पूर्ववर्ती होगी तो कौन सी अनुवर्ती होगी, ये चेक कर लेते हैं। तो जो पूर्ववर्ती आपकी संख्या है ये सबसे पहले क्या होगी 5, ये आपकी पूर्ववर्ती हो जाएगी। जो आपका 6 है ये आपका अनुवर्ती हो जाएगा क्योंकि ये बाद में आ रहा है। कोई और नंबर लिखते हैं, मान लेते हैं माइनस में लिख देते हैं, तब क्या होगा तो चलिए देखते हैं माइनस में क्या हो सकता है। मान लेते हैं आपका -3 और इसके बाद -2 और -3 लिखते हैं तो यहाँ पे अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी इसमें देखते हैं। तो जो आपका -2 है सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि जो आपकी गिनती होती है पॉजिटिव गिनती वो हमेशा जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। फिर से बताएंगे, जो पहली गिनती या प्लस वाली गिनती होती है वो आपकी जो बड़ी होती है वही आपका बड़ा होता है। कहने का मतलब जो देखने में आपको बड़ा लगेगा वही गिनती आपकी बड़ी होगी, लेकिन इसका उल्टा जैसे ही माइनस आपका लगता है उसमें करना क्या होगा आपको, जो भी आपको बड़ा दिख रहा है जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही आपका छोटा होगा। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें तो मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, नॉर्मल तरीके से आपका जीवन अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके पास 1 रुपये का कर्ज है, किसी दूसरे का पैसा उसने उधार लिया 1 रुपये, और एक कोई दूसरा व्यक्ति है वो आपका 10 रुपये उधार ले लिया है। तो यहाँ पर जो दोनों व्यक्ति होंगे उसमें से बड़ा कौन होगा, तो बड़े व्यक्ति की बात करें तो जो आपका -1 रुपये जिसके ऊपर कर्ज होगा, 1 रुपये जिसने कर्ज लिया है वो आपका बड़ा व्यक्ति होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको 1 ही रुपया भी देने हैं दूसरे को। जो भी इनकम करता है, जो भी वो कमाता है उसमें से 1 रुपये उसको देने हैं दूसरे व्यक्ति को, लेकिन उसी की अपेक्षा जो दूसरा व्यक्ति है आपका उसको 10 रुपये देने हैं। कहने का मतलब जो भी इनकम करेगा उसमें से आप दूसरा व्यक्ति वो 10 रुपये अपना माइनस कर देगा। तो जो बड़ा व्यक्ति हुआ कौन हुआ, जिसके पास 1 रुपये का उधार था और जिसके पास 10 रुपये का उधार था वो आपका छोटा व्यक्ति होगा। तो वैसे ही इसमें माइनस में जब आपके जो भी गिनती होगी जितनी बड़ी होगी आपकी उतनी ही छोटी गिनती होगी। तो बड़ी गिनती इसमें कौन सी होगी चेक कर लेते हैं। तो बड़ी गिनती आपकी ये होगी -2 आपकी बड़ी गिनती होगी। अब बात करते हैं इसमें पूर्ववर्ती कौन होगा, अनुवर्ती कौन होगा। तो पूर्ववर्ती जो पहले आपका आएगा और जो अनुवर्ती आएगा जो बाद में आपका आएगा। तो पूर्ववर्ती में पहले गिनती कौन सी आएगी, छोटी आएगी या बड़ी आएगी, तो जो आपकी छोटी गिनती आएगी ये आएगी। तो सबसे पहले -3 है। अब इसमें बात करते हैं दोनों के बीच में हमने बताया कि 1 का गैप होना चाहिए, तो इसमें 1 हम जोड़ देते हैं। 1 जैसे ही जोड़ेंगे, 1 माइनस आपका 1 प्लस, माइनस और प्लस जहाँ भी आते हैं क्या होता है, यदि आपको पता है तो हल कर ले जाएंगे, नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए फिर से बता रहे हैं आपको। जहाँ भी माइनस और प्लस एक साथ आते हैं करना क्या होगा आपको, सबसे पहले ये देखना होगा गिनती यहाँ पे आपकी 3 लिखी गई, नंबर यहाँ पे 3 लिखे गए, यहाँ पे 1 लिखे गए हैं। दोनों में आपके नंबर क्या हैं, तो पहला नंबर आपका 1 है, दूसरा आपका 3 है। इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो बड़े नंबर की बात करें चिन्ह को छोड़कर तो आपका 3 बड़ा नंबर, ये आपका बड़ा नंबर हो जाएगा। जो 3 होगा आपका ये बड़ा नंबर होगा। अब देखते हैं इसके सामने का जो चिन्ह है क्या है, तो इसके सामने माइनस लगा, तो हम भी क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं। जो बड़ी गिनती होगी उसके सामने माइनस लगा दिया जाएगा।
फिर करते क्या है, बड़ी गिनती में से छोटी गिनती घटा देते हैं। जो 3 लिखा था आपकी बड़ी गिनती थी, वहाँ जो लिखा है आपका माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, आपका -2 आ जाएगा, जो कि इसके बाद वाली गिनती लिखी गई है आपकी बड़ी गिनती। तो ये आपकी पूर्ववर्ती संख्या -3 थी और अनुवर्ती संख्या आपकी -2 है। ये तो आपकी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं हुई। और इसके बाद यदि ये दोनों एक साथ लिखी गई हैं तो आपकी क्रमिक संख्याएं कहलाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।